वेलकम टू सचिन योद्धा स्मार्ट क्लासेज। आप सभी को सुप्रभातम। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों ब्रिटेन की सांस्कृतिक नीतियों के विकास के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 में उनकी नीतियों के बारे में हम जब पढ़ रहे थे तो पार्ट 1 में हमने आप लोगों को डिस्कस किया था साम्राज्यवादी नीति और आर्थिक नीति। पार्ट 2 में हम लोगों ने प्रशासनिक नीति के बारे में देख चुके थे। तो प्रशासनिक नीति में हमने क्या देखा था, उस चीज़ को पहले हम लोग क्विटअप करते हैं कि उस चीज़ को थोड़ा हम लोग देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या क्या पढ़े थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, भारतीय पुलिस प्रशासन का भी जनक कहा जाता है, CID CBI इन सब के बारे में मैंने देखा था कि वो सब कहाँ से आए। फिर ये देखा था कि न्यायालय कहाँ से आए, स्थानीय शासन कहाँ से आई। तो ये जितने भी शासन प्रशासनिक देख रेख थी उसके बारे में हमने आप लोगों को कल डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है ब्रिटेन की सांस्कृतिक सामाजिक नीति के विकास के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ध्यान देना है, इस सभी जो चैप्टर आज जो पार्ट 3 में हम लोगों ने पढ़ेंगे, समझे। तो ये 4 चरणों में हम लोग इसको बांट देते हैं। 4 चरण में हम लोग ब्रिटिश नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला चरण जो हमारा होता है उसमें होता है 1772 से 1813 का कार्यकाल। दूसरा चरण जो होता है वो 1813 से 1857 का होता है। तीसरा चरण जो होता है 1857 से 1885 तक का होता है। और चौथा चरण होता है 1885 के बाद चरण। इन चारों चरणों में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इन चारों चरणों में किस प्रकार से भारत में अंग्रेज़ों ने सांस्कृतिक विकास किया, समझे। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग 1772 से 1813 में। तो अंग्रेज अभी नए नए आए थे। 1772 से 1813 के प्रथम चरण में क्या होता है कि अंग्रेज नए नए आए थे तो अपनी साम्राज्यवादी की नीति अपना रहे थे, यानी किसी भी तरह से अपना विस्तार कर रहे थे। जैसे दूब घास होती है ना, पहले जड़ जमा लेती है और तब जा कर के बरिसिया होती है ना तो हरियारे हरियारे उग जाती हैं, समझे। अब जैसे नया नवेली जब दुल्हन आती है तो तुरंते जो है कि घर में अपना शासन नहीं चलाती है, अपनी वाली नहीं करती है, तुरंत पहले विस्तार करती है अपना, पहले झांकती है क्या होता है। असली रूप जो है कि उसका 2-4 साल में पता चलता है कि वो नागिन है कि अच्छी है, मतलब कौन सी है, जो जहर है कि अमृत है, वो बाद में पता चलता है 2-4 साल बाद, समझे। पहले अपना नीति बनाती है समझ। तो वही जो है कि अंग्रेज जब आए थे ना तो सबसे पहले साम्राज्यवादी और व्यापारिक हित, यानी कि उनका मेन मोटिव था कि हमें भारत में साम्राज्यवादी स्थापित करना है, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। और अब उनको बस केवल अपनी प्रॉफिट नहीं करा था, केवल अपनी व्यापारिक हित देख रहा था। उनको ये था कि हमें अपने मुनाफे से काम है और अपना राज्य बढ़ाने से काम है। ये 1772 में 1803 में उनका मेन मोटिव यही था, समझे। और इसमें उन्होंने क्या किया कि इसी काल में इन्होंने क्या किया कि भारतीय धर्म ग्रंथों और अध्ययन और साहित्य करने लगे। यानी जो भी रामायण थे, महाभारत थे, गीता थे, ये सब जितने हिंदू मुस्लिम दोनों के जो धर्म थे ना, उन दोनों के धार्मिक किताबों को पढ़ने लगे। क्यों पढ़ने लगे? ताकि वो उनके बारे में जान सके और हमारे इंडियन की मेंटलिटी को टच कर सके, हमारे इंडियन की मेंटलिटी को, साइकोलॉजी को समझ सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हमारी जितने भी काव्य थी उनका उन्होंने क्या किया कि अनुवाद किया। तो पहले क्या था, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। 1789 में अनुवाद किया गया अभिज्ञान शकुंतलम का, जिसे कालिदास ने लिखा था, गीत गोविंदा जिसे जयदेव ने लिखा था, मनुस्मृति जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, समझे। तो इन तीनों का ही नहीं बल्कि और से भी, ये 3 हमने मात्र एक उदाहरण दिया है, लेकिन ये और भी थे जिनका उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। और अनुवाद करके उन्होंने भारतीय की मेंटलिटी को पहले समझा, साम्राज्यवादी किया और अपना व्यापारिक हित देखा। तो आप लोग एक साथ देखेंगे, एक व्हाइट बोर्ड पर ध्यान देंगे। प्रथम चरण में क्या किया, साम्राज्यवादी और व्यापारिक हित पर ध्यान दिया। भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन और साहित्य का अध्ययन किया। उसमें से प्रमुख थे अभिज्ञान शकुंतलम, गीत गोविंदा, मनुस्मृति, भगवद गीता, समझे। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है सर विलियम जोन्स के द्वारा, समझे। अब ध्यान देना 1813 के बाद जब ये अपना साम्राज्यवादी कर चुके थे, जब थोड़ा जो है कि अपना पैर फैला चुके थे, उनको मुनाफा होने लगा,
तब उन्होंने क्या किया कि हमारी हस्तक्षेप में डालने लगे, हमारी नीतियों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप डालने लगे, हाथ डालने लगे, समझे। अब उन्होंने क्या किया, पहले हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। जानते हो दूध जब सेरा जाता है ना थोड़ा बहुत, तो अभी जोरन डाला जाता है। ज़्यादा सेरा जाएगा तब नहीं, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब नहीं तो दही नहीं जमेगा। आप बहुत खोलेगा तो ही उसमें जोरन नहीं डाल पाओगे, समझे। जोरन कब डाला जाता है, तब सुषमा जाता है। तो उसी तरह से अब ये जोरन डालने का काम कर रहे हैं। ध्यान देना क्या होता है सक्रिय हस्तक्षेप की नीति में। श्वेत व्यक्ति का भार, श्वेत व्यक्ति का भार एक थ्योरी है, वाइट मैन बर्डन थ्योरी। ये अंग्रेजों की एक वाइट मैन बर्डन थ्योरी कहती थी। ये कहते थे ना कि हम लोग सभ्य हैं, वास्तव में सभ्य थे। देखो समय के साथ साथ हर संस्कृति में या किसी भी धर्म और समाज में समय के साथ साथ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ अगर परिवर्तन न हो तो वह कहीं ना कहीं कुछ परंपराएं बुराई का रूप धारण कर लेती हैं, समझे। जैसे देख लो सती प्रथा कितना बुरा था कि नहीं। हम तो सोचते हैं कैसे जो है कि किसी महिला को उसके पति जब मरते हैं तो उसको भी दफना दिया जाता था, उसको साथ ही चिता पर जला दिया जाता था। सोचो वो बच्चे भी अनाथ हो जाते होंगे। और कहा जाता है कि बाप अगर ना रही तब वो लड़का पोसा जी हम, माई साथ तो लड़कन के पोस ले, लेकिन बाबू से अकेले को लड़का जल्दी पोसा ना पाई, समझे। ऐसा मतलब है, वास्तव में बात है, समझे। तो क्योंकि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है कहीं ना कहीं, समझे। तो वही क्या होता है कि ये मानते थे अपने आप को कि हम लोग सभ्य हैं, तो हमारा ये भी काम है कि ये जितने भी असभ्य लोग हैं इनको जो है कि सभ्यता में लाया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे थे, इनका मोटिव ये था कि हम अपनी संस्कृति स्थापित करें, इन संस्कृति को ख़त्म करें। या सब कोई अपना सिक्का जमाना चाहता है इस ज़माने में। ध्यान देना, जिसकी लाठी वो करे भैंस, सब कोई अपना अपना सिक्का जमाना चाहता है इस दुनिया में, समझे। तो ये क्या होता है कि इन्हें ये लगता था कि यह हमारा कर्तव्य है, ये हमारा भार है कि हमें इनको भी सभ्य बनाना चाहिए। तो इन्होंने कुछ अच्छे कार्य भी किए। इन्होंने जो एक कुछ अच्छे कार्य किए वाकई में उसको प्रशंसनीय कहोगे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया समझते हो कभी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर इस तरह से हम करेंगे तो यहाँ के लोगों को बदलाव नज़र आएगा, पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी, और इस तरह से हम इनको मेंटलिटी टच करके, साइकोलॉजिकली टच करके हम भारतीयों को हमेशा हमेशा के लिए अपने में कब्जे कर लेंगे। इनकी मेन जो मेंटलिटी थी यही थी, समझे। वही कह रहा है ना कि जोरन डाल लोगे दूध जम जाएगा तो और ही दूध से दही बनाता है तो और ही दूधों से फ़ायदा करता है, यानी और ही प्रॉफिट आएगा, समझे। तो वही इनका काम था कि इन्होंने जोरन डालने का काम किया। पहले आए तो साम्राज्यवादी किए, प्रथम चरण में व्यापारिक हित देखे, और क्या देखे थे इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन और साहित्य किए। लेकिन अब क्या होता है कि 1829 में पहली बार, यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना होगा। एन केन प्रकरण, समझे। तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर थे और उनका हेल्प किए थे राजा राम मोहन राय। तो आप लोगों को अगर कोई कह दे कि कौन से ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सती प्रथा को हटवाया था और सती प्रथा को हटाने के लिए कानून बनाया था, उसमें मदद किया था, तो उस समय कौन गवर्नर थे? विलियम बेंटिक। और भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय को। तो इसीलिए अगर सती प्रथा को अगर श्रेय दिया जाता था तो वो राजा राम मोहन राय को दिया जाता है भारत में, कि उन्होंने ही सती प्रथा का उन्मूलन किया और ये बहुत अच्छा काम किया। देखो समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन होनी चाहिए। अगर नदी ना बहे ना बेटा लोग, अगर नदी ना बहे मेरे दोस्तों, तब क्या होता है कि नदी में दुर्गंध आने लगती है, समझे। इसीलिए नदी का बहना जरूरी है, समझे। सूरज का हर दिन उगना जरूरी है, समझे। तो वैसे ही हमें एक बात जान जाओ कि जो संस्कृति होती ना, हमारी जो कल्चर होती है, वो समय के अनुसार होती है, समझे। समय जैसा होता है वैसी वैसी कल्चर भी ढलने लगती है,
ये मतलब समय के अनुसार ये सब सारी चीज़ें, टाइम, कंडीशन एंड प्लेस, ये तीनों चीज़ें ही निर्धारण करती हैं। टाइम, कंडीशन एंड प्लेस, समय, स्थिति, पात्र, ये तीन चीज़ डिफाइन करती है आपको कि कौन सा कार्य सही है, गलत है। समझे? मात्र तीन चीज़ें। और नहीं तो इस दुनिया में अगर टाइम सही हो, कंडीशन सही हो, प्लेस सही हो, अगर कोई भी काम हो ना तो वो सही होता है। राम जी को तुम मर्डरर नहीं कहोगे, कहोगे नहीं, लेकिन रावण को मर्डरर कहोगे, क्योंकि कंडीशन उसके साथ ये था कि वो युद्ध तो किया था लेकिन अधर्म के खिलाफ, कंडीशन ये थी। राम जी ने भी युद्ध किया, उसे मारा, हिंसा तो किया था लेकिन धर्म के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए। तो वही होता है, टाइम, कंडीशन एंड प्लेस निर्धारण करती है कि कौन सी चीज़ बुरी है, कौन सी चीज़ अच्छी है। वरना इस दुनिया में एवरीथिंग इज गॉड एंड एवरीथिंग इज गुड। समझे? अब ध्यान देना कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह ला गया विद द हेल्प ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पहले क्या होता था कि अगर कोई विधवा हो गई, और विधवाओं के साथ इतना जो है कि अत्याचार किया जाता था ना, कि अत्याचार मतलब एक सामाजिक परंपरा कहोगे, अत्याचार नहीं कहोगे, मतलब एक सामाजिक परंपरा के अनुसार वो ऐसा करती भी थी। लेकिन जब वही किसी के मानवीय स्तर को, किसी के जब वो मानवीय भावनाओं से जब ऊपर हो जाए, जब वो भेदने लगे, जब चोट करने लगे, तो फिर उसे हमें दूर ही कर देना चाहिए। पहले मान जाओ ये प्रथा चली होगी अच्छाई के लिए। कोई भी प्रथा अगर चलती है शुरुआत में तो कहीं ना कहीं उसका मोटिव होता है। अब मोदी जी मास्क आज लगाए हैं तो एक कल कोरोना में एक प्रथा थी 2-4 साल के लिए, तब मास्क लगा दिए। अब ये प्रथा हमेशा के लिए चलने लगे तब तो गड़बड़ है ना। तो अब यह प्रथा हमेशा के लिए चलने लगे, मास्क प्रथा, कोरोना बीत गया तभी भी, तब गड़बड़ है। समय के अनुसार मास्क लगाया गया, समय के अनुसार जब ये ढल जाएगा तो मास्क नहीं लगाएंगे। समझे? तो समय के अनुसार भारत में घूंघट प्रथा थी ही नहीं, पर्दा प्रथा थी ही नहीं। ये जब मुगल आए, जब ये अरब आए, ये जब अरब के सब लोग आए, जब मध्यकालीन इतिहास में लोगों ने पढ़े थे, तो वो सब लुटेरे थे, ना संस्कृति ना वो थी, मतलब अरे सब लुटेरे थे जी। अरब के जितने भी वो सब आए थे तुम्हारे आक्रमणकारी, और उन सब के अंदर जो है कि ऐसी संस्कृति थी, सब जंगली ऐसे थे कि वो सब ये हमारी जो हिंदू बहनें थीं, उनको जो है कि शादी होता था या सुंदर देख लेते थे तो वो अपनी महल में, दरबार में लेकर चले जाते थे। तो इस तरह से उस समय सुंदर स्त्रियां जो भी थी उनको बचाने के लिए हमारी समाज में एक परंपरा चली कि घूंघट प्रथा चली। नहीं तो ये बताओ, तुम पूरा रामायण देख लिए, कहीं ये देखे हो सीता जी को घूंघट में हैं? ये तुम पढ़ते हो कि दुर्गा जी जो है कि दुर्गा जी युद्ध लड़ने जाती हैं, महिषासुर को मारती हैं, तो क्या घूंघट में जा कर के या महिषासुर को मारने जाती थी? इस तरह घूंघट ओढ़ के जाती थी, महिषासुर को मार दिए? बताओ, नहीं ना। तो उस समय एक प्रथा थी, उस समय चला। समझे? तो ये जितने भी कहने का तात्पर्य, जो भी संस्कृति होती है ना, वो समय के अनुसार हो जाती है। समझे? अब ध्यान देना, तो उस समय की संस्कृति क्या थी विधवाओं की, महिलाओं के प्रति? तो उस समय परंपरा क्या बनी थी विधवा पुनर्विवाह में कि जो भी महिलाएं होंगी विधवा, वो सफ़ेद साड़ी पहनेंगी, वो कहीं शादी ब्याह में नहीं जाएंगी, उनको अगर कोई देख लिया तो अशुभ हो जाएगा। वो कुलच्छनी के रूप से जानी जाती थी, वो उनको दृष्टि से देखी नहीं जाती थी। तो अब बताओ, ये अगर पति मरने के बाद अगर कोई ऐसी महिला के साथ होगा तो क्या वो जिंदा बच जाएगी? उसके आत्मीय भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि वो सफ़ेद साड़ी पहने, वो तक मानता हूँ, लेकिन लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखें, कहीं उसे शादी ब्याह में न जाने दें, कहीं ये न करे, उसे बाहर न निकलने दें, उसका सारी आज़ादी छीन लें। हम कुछ परंपराओं को मानते हैं, कुछ होना चाहिए, लेकिन ये तो ओवर हो गया ना भाई, कि उनके भावनाओं के साथ हम खेल रहे हैं। तब जो है कि वैसी स्त्री तो ऐसे ही नहीं जीना चाहेगी, तब तो ऐसे ही सती प्रथा में कहेगी नहीं हम मर जाएंगे, ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या है, वो तो सती प्रथा हो ही जाएगी। तो इसके लिए सती प्रथा के लिए भी कानून लाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी ही लड़के की शादी में भी किसी विधवा से कराए थे, अपनी ही लड़के की शादी किसी विधवा से कराए थे, एक समाज में क्रांति लाने के लिए। उस समय तो ऐसा माना था वो बहुत बड़ गलती कर दिया है, तो समाज में क्रांति लाने के लिए खुद परहित, एक महात्मा गांधी का एक कथन था, परहित कुशल उपदेश बहुतेरे, शायद ऐसे ही है। तो यानी कि दूसरों को उपदेश देने से पहले खुद वैसा बनो।
तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को हटाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ही सामाजिक आंदोलन लड़ा और इसके लिए स्वयं अपने बेटे का एक विधवा से विवाह कराया, समझे। और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एलोन वेरा थे। कौन गवर्नर थे? लॉर्ड एलोन वेरा थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा कब हटा 1829 में। विधवा पुनर्विवाह कब लाया गया? 1856 में। अब बताओ उस समय ये देखो, सोच लो कि अगर पुरुष विधवा हो जाए, विधुर हो जाए, विधवा नहीं विधुर हो जाए तो वो शादी कर सकता है, लेकिन महिलाएं अगर विधुर हो जाए तो वो शादी नहीं कर सकती हैं। उस समय ये नियम थे। कानूनन रूप से इसे कहा गया कि नहीं, विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। अब ध्यान देना, 1843 में दास प्रथा का इन्होंने अंत किया। ये भी बहुत सुंदर काम किया। दास प्रथा में क्या होता था कि ये जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, ये जो है कि क्या करते थे, छोटे छोटे जो भी लोग होते थे उनको जो है कि पैसा दे करके, बंधुआ मजदूरी करके उनको अपना दास बना लेते थे, समझे। मतलब दास का सिस्टम था। तो उन्होंने क्या किया कि दास प्रथा का अंत 1843 में कर दिया और 1844 से 48 के बीच इन 4 सालों में नर बलि प्रथा का अंत किया। पहले तुम लोगों ने एक कहानी सुना होगा कि एक राजा कहीं जा रहे थे और जब वह कहीं जा रहे थे तो उनकी अंगुली कटी हुई थी, इसलिए वह जो है कि बलि उनकी नहीं चढ़ी। तो उनके इससे पहले जो एक मंत्री थे उन्होंने कहा कि जो भी होता है अच्छा के लिए होता है। तो बोले कि अच्छा, उस समय अच्छा क्या हुआ? अरे महाराज, अगर हम जाते, अरे आपका घोड़ा तो हमारे घोड़े इतना ही तेज़ दौड़ता है, आपकी तो बलि नहीं चढ़ी लेकिन मेरी उंगली तो नहीं कटी है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उस समय ये परंपरा थी कि जो भी नर बलि दी जाएगी वह अंग भंग की नहीं दी जाएगी। तो ये बताओ, जब किसी समाज में ऐसी प्रथा प्रचलित हो कि नर बलि दी जाए, यानी कि लड़का है, लड़का को काट दो, अब जो है कि अगर लड़का को अगर देवी देवता को चाहा तो देवी देवता खुश हो जाएंगे। पता ये कहाँ का मतलब प्रथा थी? ये अंधविश्वास ही तो थी। आज भी हमारे समाज में लोग इतना भूत पर और ओझैती पर इतना विश्वास करते हैं ना, टोना करते हैं ना, कि एगो दूसरा के किसी का खाते नहीं है जल्दी। खाते हैं ना, थोड़ा बहुत किसी घर से बयान आ जाता है तो पहले कुकुर को खिलाएंगे कि अगर भूत है ना तो पहले कुकुरा मर जाए, पहले कुकुरा को हो जाए भूत। हे भगवान, समझे। गजब हाल है। कोई किसी के घर जल्दी भेजता, आधा तो समय इसी डर के भूत को देहलस। आई ज़्यादा गांव में प्रचलित तो बहुत ज़्यादा है। आज से अब तो धीरे धीरे दूर हो रही है, जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये ओझैती भूतई में कितने खानदान अलग हो गए। हम तो देखते हैं न जाने कितनों की खानदान बस एक अंधविश्वास के कारण जो है कि दूर हो गई है, ओझैती या भूतई में। वो हमारा पर ठेला तरन तो ये हमारा पर ठेला तरन, अपने में भाई भाई ये सब जो है कि अलग हो जाते हैं कि ठेला ठेली करेंगे भूत की बाहर। ये भी अब इसमें भी अब क्रांति होगी, क्योंकि आने वाले पीढ़ी जो युवा हैं वो इन सब से दूर हैं, इन अंधविश्वासों से कहीं ना कहीं वो साइंस को समझते हैं। कोई रोगे हो जाए अगर कोई लड़की को और थोड़ा बहुत मेंटली प्रॉब्लम हो जाए तो ले जाएंगे कहीं बाबा के हैं, और वो खूब ऐसे ऐसे झोटा पेरेगी, हिलाएगी, कहेंगे ओ भूत चढ़े, हम बालिका। चलो, तो उसी तरह से उस समय जो प्रथा थी, नर बलि प्रथा थी, प्रतिबंधित बाई लॉर्ड हार्डिंग के दो समय में। उन्होंने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग ने, कि जो भी नर बलि प्रथा थी उस पर कानून बना दिया कि जो भी नर बलि यानी किसी मानव की बलि चढ़ाएगा देवी देवताओं को, उसे जो है कि ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके लिए कानून आ गया कि उसके लिए सज़ा दी जाएगी। तो ये जो अंग्रेज़ों ने कानून किया वो अच्छा किया, हम मानते हैं, इसकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसमें अहम योगदान भारतीयों का भाई था, क्योंकि भारतीय उस समय पढ़ लिख रहे थे तो जागृत हो रहे थे। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, और जो है कि और भी सारे थे हमारे, और ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बंगाल से ही थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय भी, समझे। बंगाल की भूमि को हम बहुत फर्टाइल मानते हैं विचारों से, समझो। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जैसा शख्सियत, वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जैसा शख्सियत, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा शख्सियत, राजा राम मोहन राय जैसा शख्सियत है। हमारा भी जन्म कलकत्ते में हुआ है चलो, लेकिन मैं हूँ वैसे, रहने तो जाने दो, जन्म बस कलकत्ता में हुआ है। तो ध्यान देना, तृतीय चरण में 1857 से 1885 के बीच में हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें क्या होता है
कि आप लोगों को पता है कि 1857 में क्रांति हुई थी, तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि इनके हमने धर्म में बदलाव किया, इनके प्रथाओं के साथ हमने खिलवाड़ किया, तब ये भारतीय उठ करके भड़क करके 1857 की क्रांति कर दिए। समझे, अंग्रेज़ों को ये लगा, समझे। और यही नहीं, अंग्रेज़ों ने ऐसा भी किया, ईसाई धर्म को प्रचलित किया बहुत ज़्यादा, लालच दे करके न जाने कितने आदिवासियों को ईसाई धर्म बना दिया, ईसाई मिशनरी खोले, समझे। हमारी हिंदू संस्कृति को भरपूर उजाड़ने का प्रयास किया। इनका मोटिव यही था कि हिंदू संस्कृति खराब है। अरे आमूल चूल परिवर्तन, कुछ बुराइयाँ हर धर्म में, मतलब हर प्रथा में आ जाती है, परंपरा में आ जाती है, लेकिन पूरी संस्कृति को हम कहेंगे। अगर हमारा नाखून जो है कि अगर मान लो चोट लग गई है, देखो एक बात कर, अगर नाखून चोट लग गई है तो हम क्या अपने नाखूनियों को काट देंगे, नाखूनियाँ खराब हो गया कि उसका इलाज करेंगे ना। तो उसी तरह से अगर हमारा पैर मोच गया है तो ये बताओ, हम पैर को दिखवाएंगे कि पैरवे हटा देंगे कि पैरवे खराब हो गया है? नहीं, बल्कि उस पैर में मरहम लगाएंगे, उस पैर पर हल्दी छापेंगे, चूना छापेंगे, ताकि वो सही हो जाए। तो इनका तो मोटिव ये था कि इसी को बहाना ले करके अब हिंदुस्तान की पैरों को काट दें, हिंदू संस्कृति को ही ख़त्म कर दें, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए, समझे। क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी जो ताकतें थी वो उठ रही थी, तो इनको लगा ना कि हम जो है कि क्या कर रहे हैं कि इनके धर्म के साथ खिलवाड़ किए, इनकी धर्म की विचारधाराओं के साथ। अभी तो इनकी अच्छी बातें बताएं ना, कुछ ऐसी बातें बताएं जिन्होंने हिंदू संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम किया। तो देखो, वो जो राइफ़ल लाए थे, एनफील्ड राइफ़ल, अभी हम पढ़ाएंगे, अगले जब पढ़ाएंगे आप लोगों को क्रांति, तब ना एनफील्ड राइफ़ल लाए थे ना, उसमें सूअर का मांस और गाय का मांस की चर्बी जो है कि लगाते थे, अब मुँह से कतारना होता था ताकि इनका धर्म को नसाए। संजोग से दोनों काम साथ किए थे, गाय का सूअर का, हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे दोनों को देख करके, समझे ना। दुश्मन दुश्मन, भाई भाई। अब सूअर का लगाओगे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ मुस्लिम हो गए, सूअर उनमें हराम होता है, और गाय का लगाओगे तो हिंदू के लिए, अरे बाप रे, गाय का मांस तो ऐसे करना मतलब सोच भी नहीं सकता एक हिंदू। तब जो है कि क्या हुआ, उन दोनों का दुश्मन कौन हो गया, हिंदू मुस्लिम का, अंग्रेज। तो दुश्मन दुश्मन, भाई भाई, तो हिंदू मुस्लिम क्या हो गए, भाई भाई। और जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हिंदू मुस्लिम सब ने साथ मिल करके एकजुट होकर के युद्ध लड़ा। कमियाँ उसकी क्या हो गई थी बाद में बताएंगे, जब उसको पढ़ेंगे तब, अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 1857 के बाद इनको लगा कि इनके धर्म के साथ हमने छेड़खानी की है, इसलिए जो है कि भारतीय रुष्ट हो गए हैं, इन्होंने विद्रोह कर डाला। तब इन्होंने क्या किया, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन देना शुरू किया। यानी जो भी हमारी परंपराएं हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको, और अगर गलत भी होती थी ना, अरे वाह 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 वाह, खूब मतलब वाहवाही करते थे। रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन किया, कुछ काम नहीं किया, मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से कुछ काम नहीं किया। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा काम हुआ है तो 1813 से लेकर के और 1857 के बीच ही हुआ है। उसके बाद जो है कि तृतीय चरण में बस एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था, और उस नेटिव मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने क्या किया था, मात्र एक चीज़ किया था, गर्ल्स की मिनिमम एज 14 साल से होनी चाहिए। यानी लड़कियों की अगर शादी करनी है तो लड़कियों की शादी 14 बरिस पर हो जानी चाहिए। हम तो कभी सोचते हैं कि पहले ये भी अब बाल विवाह था, वो भी बड़ा अजीब था यार। लड़का इतने हैं 5-6 बरिस के, कहीं गया है नानी का घूमने, अच्छा कोई दिख गया, पापा देख लिए, अरे बचवा बचिया के शादी कर दो। उन सब का ब्याह हो रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है कि विवाह क्या होता है, विवाह का मतलब क्या होता है। क्या हो रहा है पापा, विवाह है, तारी बजाएंगे, समझे। खूब खुश होंगे क्या, वो जानते क्या है, वो तो सोने खेल हो रहा है कोई, समझे। तो ये कहीं ना कहीं ये बच्चों की स्वाधीनता के साथ एक खिलवाड़ था, मतलब। तो और तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया कि नहीं, लड़कियों की शादी मिनिमम जो है कि 14 बरिस का होना चाहिए अगर लड़कियों की शादी कर रहे हो तो, है। वैसे महात्मा गांधी फ़ायदा उठाए, महात्मा गांधी को कम उम्र में शादी हो गई थी, समझे। तो ये मुख्य काम किए, नेटिव मैरिज एक्ट लाए 1857 से 1885 के बीच। सोचो अगर तुम लोग, आदित्य और हमारे सत्येंद्र भाई, आप लोगों का अगर शादी बचपन में हो गया होगा तो हाउ यू फील, ऑकवर्ड फीलिंग लगेगा, ज़रूर लगेगा। तो संजोग से बाल विवाह दूर हो गया है, नहीं तो फिर संजोग से बहुत अच्छा काम ये तो हुआ था कि बाल विवाह इन्होंने दूर कर दिया था, समझे। और है नहीं हमारे मैदा भाई नहीं तो उनको भी देखते। अब ध्यान देखना चतुर्थ चरण में क्या होता है।
चतुर्थ चरण क्या था? 1885 के बाद होता है। क्या होता है? 1885 के बाद होता है। 1885 में एओ ह्यूम, एरियंटल ह्यूम ने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना की थी। एक अंग्रेज ने कांग्रेस की स्थापना की थी। और एओ ह्यूम थे ना, जो कहीं ना कहीं एगो नहीं आते हो, राक्षसों के जन्म में, राक्षसों के कुल में भी विभीषण पैदा ले लिए थे, और राक्षसों के कुल में भी त्रिजटा थी, समझे? तो राक्षसों का कुल का में भी मतलब अंग्रेज़ों में भी कुछ लोग अच्छे थे, एओ ह्यूम थे जो अच्छे थे, या कोई लोग अच्छे भी थे, एक दो जो भलाई चाहते थे। मेन उनका मोटिव एगो दूगो ना होगा, राक्षसों के कुल में भी कितने थे? दुगो ना बढ़िया थे, एगो विभीषण, एगो त्रिजटा, बाकी सब तो शैतान थे। बस दो ही तो भगवान के भक्त थे, भगवान के, एक विभीषण और त्रिजटा, समझे? तो वही राक्षसों के कुल में विभीषण और त्रिजटा जैसे एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम जैसे कुछ अंग्रेज थे, समझे? तो उन्होंने क्या किया कि वो कांग्रेस की स्थापना की। लेकिन कांग्रेस की स्थापना में हम भारतीयों का योगदान बहुत ज़्यादा हुआ। भारतीय पढ़ लिख चुके थे, धीरे धीरे भारतीय भी जागृत होने लगे थे। आप लोग को पता है कि हमारे जो गांधी जी है वो बैरिस्टर, वकील की वकालत की डिग्री लंदन से ली। ऐसे ही केवल गांधी जी नहीं, बहुत सारे भारतीय पढ़ लिख चुके थे। और भारतीयों में एक तो बात होती है, जब ये चीज़ों को जान जाते हैं तो निचोड़ लेते हैं, समझे? अब देखो, आज अगर दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव है तो भारतीय है, अमेरिका में, भारत में नहीं। भारत में तो किसी को प्रतिभा का विकास नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है? गांव में को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, गांव में अगर खेलने का ग्राउंड है तो सब कब्जियाँ हैं स्कूल वाले, बताओ। हद है यार। एक गांव में जो है कि ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसीलिए तो लड़कों को खेलने के लिए अगर जगह ना मिले तो क्या ऐसे कैसे विकास होगा, बताओ? सरकार को भी सोचना चाहिए, लेकिन क्या करोगे? सब अंतरी से मंतरी, सबको जाना है कि एक दिन हम मर जाएंगे, फिर भी कब्जियाँ हुई हैं, कब्जियाँ हुई हैं, लोग किसी के बारे में सोचे नहीं रहे हैं। और हर गांव से अगर गांव के अगर 10 ही हुआ अगर सोचने लगे ना, या अगर थोड़ा एक्टिव हो जाए ना, तो गांव की अगर डेवलपमेंट हो सकता है। ऐसा पॉलिटिक्स में समझ जाओ। चलो छोड़ो, हमें पढ़ाने से काम है ये सब तो। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि ऐसी सिस्टम नहीं है जो मतलब हर ब्लॉक में या हर ब्लॉक में, या ऐसी सिस्टम है कि हर ग्राम पंचायत सभा में, जो भी ग्राम सभा हो, उनमें कम से कम 4 बीघा में जो है कि लड़कों के लिए ग्राउंड होनी चाहिए ज़रूर। लेकिन ऐसी सिस्टम नहीं है, सरकार को ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए। और जो भी कब्जा किए हैं ऐसी ज़मीनों पर, लेकिन लोग डरने कंप्लेनों के खिलाफ कोई जाते नहीं हैं। तो वही हाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन समय के अनुसार अगर युवा जागृत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये जान जाना। जिस दिन कोई युवा अगर जागृत हो जाए, अगर युवाओं का ग्रुप मिल जाए अपने के लिए, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, समझे? बस वैसे हाथ पे हाथ बैठे रखे थे तो कुछ नहीं होगा। ध्यान देना, हमें यहाँ काम है, पता नहीं कहाँ चला जाता हूँ। अब दिल में गुस्सा आता है बाबू, ये सब चीज़ देख कर तो निकल ही जाता है, समझे? अब देखना, इसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी और राष्ट्रवादियों की समाज सुधार मांग हो गई थी कि राष्ट्रवादियों ने क्या किया? समाज सुधार मांग करने लगे कि अब समाज को हमें सुधारना है। खुद भारतीय, खुद राष्ट्रवादी, कि हमें भारत को एक नई दिशा में ले जाना है। एक से एक क्रांतिकारी पैदा हुए थे उसी समय। उसी में जो तुम लोग देखोगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इसके बाद उसी काल में तो पैदा हुए थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म, मतलब अरे बहुत उसी समय। स्वामी विवेकानंद के बारे में तुम देखोगे, उसी समय स्वामी विवेकानंद तो एक राष्ट्रीय आध्यात्मिक के पिता कहे जाते हैं। उस समय स्वामी विवेकानंद जैसी महान शख्सियत आई, एक से एक महान शख्सियत आई, जिन्होंने भारत की संस्कृति को विदेशों से अवगत कराया। और विदेश वाले दिखते रह गए, वाह, जिस देश में इतनी वो हिंदू संस्कृति है, वो मतलब ऐसी सनातन संस्कृति है जो इतनी नॉलेज से भरी हो, स्वामी विवेकानंद को ही देख कर करते, तो उस देश में मदरसे को भेजना, अरे वो मदरसा नहीं, सॉरी, ये जो मिशनरी को भेजना, मिशनरी के लिए प्रचार करना, ये तो कहाँ का उचित है? वो खुद इतना स्वामी विवेकानंद से मोटिव हो गए थे। तो उस समय स्वामी विवेकानंद का जो उदय हुआ था, वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस का जो उदय हुआ था, वो कहीं ना कहीं युवाओं को, या जो भी हमारे देश की दशा और दिशा ही बदल दी। तो राष्ट्रवादी जो थे वो खुद समाज सुधार की मांग करने लगे थे। और 1891 में एक एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया और उनमें कहा गया कि कन्या आयु जो है कि कम से कम 12 वर्ष होना चाहिए शादी के लिए।
लेकिन फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो भारत में कई साल चला, बहुत साल चला, इसी के आधार पर वह 1929 में आया शारदा अधिनियम। अब तक तो लड़कियों के लिए ही रेस्ट्रिक्शन लगा जाता था कि नहीं 12 साल से कम 14 साल से कम लड़कियों की शादी नहीं होगी। अब तक लड़कियों के लिए ही कानून था, लड़कों के लिए कानून तो था ही नहीं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, 1929 में शारदा अधिनियम आया और शारदा अधिनियम के तहत ये कहा गया कि लड़कवा की शादी 18 साल से पहले नहीं होगा और लड़कियों की शादी 14 साल से पहले नहीं होगा। पहली बार लड़का और लड़की दोनों का जिक्र हुआ और ये कहा गया कि लड़का और लड़की की शादी 18 साल, लड़का की कम से कम उम्र और लड़की की उम्र कम से कम 14 वर्ष, इनमें जो है कि क्या होना चाहिए, तभी शादी होना चाहिए जब ये इतने एज को क्रॉस कर दिए तब। हाँ, आज जो है कि क्या हाल है कि कम से कम लड़की को 18 वर्ष और लड़के को 21 वर्ष। सोच लो भाई, सरकार पहले कहती है देखो तुम वोट सरकार को संभाल सकते हो 18 वर्ष में, लेकिन बीवी को संभालने के लिए 21 वर्ष का उम्र चाहिए कम से कम, समझे। तो यानी सरकार भी समझती है इस सब चीज़ों को। तो आज जो है कि हम लोगों ने आप लोगों को चर्चा किया कि ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति के विकास के बारे में। अब जो है कि हम लोग देखेंगे, अब जो है कि हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे पार्ट 4 में, तो वहाँ पर हम ब्रिटेन की नीति के नेक्स्ट नीति के बारे में डिस्कस करेंगे, शिक्षा नीति के बारे में और प्रेस नीति के बारे में डिस्कस करेंगे कि शिक्षा नीति कैसी थी, प्रेस नीति कैसी थी। और उसके बाद ये जो 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद आप लोगों का जो भी नीतियाँ होंगी ब्रिटेन की वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब तक के वीडियो में पार्ट 3 तक के वीडियो में हम लोगों ने 4 चीज़ देखा। पहला वीडियो में हमने देखा था ब्रिटेन की साम्राज्यवादी नीति और कौन सी नीति, आर्थिक नीति। दूसरे वीडियो में हम लोग देखा था प्रशासनिक नीति और ये तीसरा वीडियो में हम लोगों ने आज देख लिया ब्रिटेन की सामाजिक सांस्कृतिक नीति का विकास किस तरह से हुआ, ब्रिटेन ने भारत पर किस तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक नीति का विकास किया, समझे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो कल रिलीज हो जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों, जय भारत एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।